राशन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू कर दी है। पहले चरण में 52 लाख परिवार के आसपास लोगों का राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। ये कार्रवाई तब तेज हुई जब राशन कार्डों को आधार से लिंक किया गया और कई विभागों के रिकॉर्ड मिलान में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अपडेटेड और साफ डेटा मांगा है और इसके बाद बिहार में वेरिफिकेशन की रफ्तार और भी तेजी से बढ़ा दी गई है। गलत दस्तावेज जमा करने वालों को विभाग नोटिस भेजेगा। 90 दिनों के भीतर उनकी पात्रता की दोबारा जांच होगी। अगर उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित नामों को अस्थायी रूप से सूची से हटा दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। अगर आपके भी राशन कार्ड को लेकर किसी तरह की कोई गड़बड़ी आपको मालूम हो रही है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करा लें, नहीं तो आपका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी है? लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, खाद्य आपूर्ति विभाग ने एक जांच करवाई थी और उसके बाद उसमें कई तरह की जानकारियां सामने आई थी, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण था कि लगभग 52 लाख लोग ऐसे थे जिनका आधार कार्ड नहीं है या फिर जो उन्होंने दस्तावेज जमा किया था उस दस्तावेज में गलतियां थी। और ऐसे लोगों का जब जांच किया गया तो लगभग उनकी संख्या 52 लाख से ज्यादा तक मिली। तो जाहिर तौर पे अगर ऐसे लोग को समय दिया गया है कि अगर समय सीमा के अंदर अगर वो अपनी पहचान नहीं देते हैं तो उनका नाम राशन कार्ड से काटा जा सकता है। और ये पूरी जानकारी जब आई तो जाहिर तौर पे एक बड़ी संख्या हो जाती है, जिसमें लगभग 38 जिलों में करवाया गया था ये सर्वे। और उसके बाद लगभग 52.22 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से हट सकते हैं अगर उन्होंने नियत समय के अंदर 90 दिनों के अंदर अगर उन्होंने नहीं अपना कागजात सही तरीके से जमा करवाया। तो जाहिर तौर पे एक बड़ी संख्या है, क्योंकि अभी राज्य में लगभग 6.25 करोड़ के आसपास राशन कार्ड होल्डर हैं जिनका वेरिफिकेशन अब तक हो चुका है और लगभग 6.25 करोड़ के आसपास पीडीएस हैं जो लाभुक है जिनकी सीडिंग अभी बाकी है, यानी कि अभी जांच की प्रक्रिया चल ही रही है। चूंकि जानकारी मिली थी कि कई लोग ऐसे हैं जो गलत कागजात देकर राशन ले रहे हैं, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे भी हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी भी अच्छी है, बावजूद इसके वो राशन कार्ड के जरिए इसका फायदा ले रहे हैं। तो चूंकि सरकार ने सस्ते और कई लोगों को मुफ्त पीडीएस दुकान से अनाज देते आ रही है, तो जाहिर तौर पर वैसे लोग जो सही में जिनको लाभ की जरूरत है उन्हें ही मिले, इस सरकार की कोशिश है। और खाद्य आपूर्ति विभाग इस पूरे मामले पर गंभीर है और जल्द से जल्द इस पूरी जानकारी लेने के बाद और अगर जिलों का नाम काटने की प्रक्रिया होगी, अगर उन्होंने अपने दस्तावेज सही समय पर नहीं जमा किया तो उनके नाम हटाए जा सकते हैं। तो जाहिर तौर पे एक बड़ी खबर है और विभाग की पूरी कोशिश है कि जो बिहार में जेन्युइन लोग हैं जिन्हें राशन कार्ड की जरूरत है और जिन्हें राशन का फायदा मिलना चाहिए उन्हीं लोग को मिले। लेकिन फिलहाल अगर जो वेरिफिकेशन हुआ उसमें लगभग 52.25 लाख ऐसे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो यह खबर आपको बता रहे थे राशन कार्ड से जुड़ी हुई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में अब एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के विस्तृत अध्ययन के लिए एम्स निदेशक ने 5 सदस्यीय विशेषज्ञ बोर्ड का गठन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेडिकल बोर्ड की ये रिपोर्ट पुलिस जांच के लिए निर्णायक साबित होगी और मौत के पीछे छिपे असली कारणों का खुलासा करेगी। वहीं एसआईटी ने अपनी तफ्तीश तेज करते हुए 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 2 मृतका के करीबी बताए जा रहे हैं। पुलिस टीम ने जहानाबाद स्थित घर पर परिजनों से पूछताछ की और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है, जिसमें छात्रा अपनी मां के साथ नजर आई है। पूछताछ के आधार पर इस पूरे मामले के जल्द ही खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। और छात्रा की मौत मामले में अब तक एम्स के रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। पीएमसीएच के रिपोर्ट के लिए बोर्ड का गठन किया गया है। 5 सदस्यीय विशेषज्ञ बोर्ड का गठन किया गया है। एसआईटी ने 3 संदिग्धों को अब तक हिरासत में ले लिया है, जिनमें से 2 जो संदिग्ध हैं वो मृतका के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले में अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिसकर्मियों के पास नहीं है। कहां फरार हो गई हॉस्टल संचालिका?
बार बार हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से ये सवाल कर रहा है न्यूज़ 18 कि आखिर हॉस्टल संचालिका पर किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई है। नीलम अग्रवाल आखिर कहां फरार हो गई? 15 दिन बाद भी नीलम अग्रवाल पर दबिश क्यों नहीं दी गई? क्यों उसे बुलाकर उससे पूछताछ नहीं की गई? ये एक बड़ा सवाल है। हॉस्टल की केयरटेकर नीतू और चंचला आखिर कहां चली गई है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। परिजन को अब तक सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस को अभी तक क्यों नहीं दिखाया गया है? आखिर संवेदना की मौत के गुनहगार कौन कौन है? किसकी किसकी इसमें संलिप्तता है? ये सवाल लगातार बरकरार है। एसआईटी के सामने एक बड़ी चुनौती है। इस पूरे मामले में एसआईटी को क्या क्या पड़ताल करनी है वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले छात्रा के बीमार होने की सूचना कब मिली? कब यह बताया गया कि वो अपने कमरे में बेहोश पड़ी हुई है? वो कौन सा वक्त था? एफआईआर कब हुई और कहां पर लीपापोती हुई है? किसने इस पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की? क्या वो डॉक्टर थे? क्या वो एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिसकर्मी थे? किसकी तरफ से लीपापोती की गई और कहां कहां पर की गई? छात्रा के कमरे को सील क्यों नहीं किया गया? जब भी कहीं पर इस तरह का क्राइम सीन होता है, जब भी कहीं पर कोई भी व्यक्ति जिसने भी आत्महत्या की हो या उसकी हत्या की गई हो, उस कमरे को, उस जगह को पूरी तरह सील किया जाता है। लेकिन इस मामले में कमरे को सील बिल्कुल भी नहीं किया गया। बेडशीट, कपड़े, बाथरूम सुरक्षित नहीं किए गए, और अगर नहीं किए गए तो आखिर क्यों? डॉक्टर की शुरुआती रिपोर्ट आखिर किस आधार पर बनी? जब सबसे पहले संवेदना को अस्पताल पहुंचाया गया तो उस डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बनाकर दी, आखिर किस आधार पर दी? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कुछ और ही बयां कर रही है। पुलिस ने उसी को अंतिम आखिर कैसे मान लिया और क्यों मान लिया? कैसे मान लिया कि वही रिपोर्ट सब कुछ सच बता रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले रेप से इनकार आखिर कैसे किया गया? कैसे ये कह दिया गया कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, उसने खुद अपनी जान ले ली है? आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसे एसआईटी की टीम को पड़तालना है, जानना है और जल्द ही इन सवालों के जवाबों को ढूंढकर जनता को भी देना है, संवेदना के माता पिता को भी देना होगा। बढ़ते आगे, नीट छात्रा अनामिका गुप्ता मौत से जुड़ा हुआ ये मामला है। न्यूज़ 18 का इस मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। अनामिका गुप्ता की दम घुटने से मौत हो गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की रिपोर्ट में ये खुलासा हो चुका है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर कई चोट पाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। नीट छात्रा अनामिका गुप्ता मौत से जुड़ा हुआ ये मामला, न्यूज़ 18 के इस मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। अनामिका गुप्ता की दम घुटने से मौत हुई थी, ये बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर कई चोट भी पाई गई है। तो आप सोचिए, एक तरफ जहां शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुई इस नीट छात्रा की मौत के बाद पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ एक और मौत हुई जिसका खुलासा हो चुका है। अनामिका की मौत भी दम घुटने से हुई है। और बढ़ते आगे, अनामिका मौत मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। गांधी मैदान थाना में एफआईआर दर्ज हुई है। अनामिका के पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ी अब तक पुलिस ने केवल एक आरोपी मुजाहिद रेजा को गिरफ्तार किया है, जो जेल में बंद है। दूसरा आरोपी मुकर्रम रेजा साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया है। एफआईआर में पीजी हॉस्टल संचालक, वार्डन और अन्य लोगों पर भी साजिश और प्रताड़ना का आरोप लगा है। आरोपी अब भी हॉस्टल में काम कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई पर परिजनों ने सवाल खड़े किए। अनामिका के माता पिता ने गांधी मैदान पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़े हुए हैं। अमित, क्या जानकारी है? परिजनों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? पुलिसकर्मी क्या कह रहे हैं और रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि परिजन क्या कह रहे हैं, क्योंकि परिजन जो है उन्होंने सीधे तौर पे गांधी मैदान के जो पुलिस है उनकी कार्रवाई पे सवाल खड़ा किया है। और जिन धाराओं में खुद एसएचओ जो है केस के आईओ, उन्होंने जब केस दर्ज किया वो धारा है बीएनएस की 108/3 है 5। तो इस धारा में जो है वो सीधे तौर पे खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया जाता है और उसी धारा के तहत एसएचओ ने ये मामला दर्ज किया। लेकिन कार्रवाई की जब बात आई तो सिर्फ कार्रवाई जो है वो अनामिका के जो दोस्त है, जो पुलिस का कहना है कि वो उसका प्रेमी बताया जा रहा है, सिर्फ उसकी गिरफ्तारी की। वो भी तब जब वो खुद जो है हॉस्टल पहुंचा था। हॉस्टल में अनामिका जब हैंगिंग थी, पंखे से लटकी थी,
तो वो उसका डेड बॉडी को उतारने के लिए अपने एक साथी के साथ पहुंचा था। लेकिन जो दूसरा साथी था उसकी गिरफ्तारी जो है वो पुलिस ने नहीं की, डिटेन किया, पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। उसके अलावा जो हॉस्टल के संचालक हैं, हॉस्टल के जो वार्डन हैं, जो सहेलियां हैं अनामिका की, उनके खिलाफ भी एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई थी अनामिका के पिता के द्वारा। लेकिन जो पुलिस है उन्होंने इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, इन लोगों को डिटेन नहीं किया, पूछताछ नहीं की गई है। और यही वजह है कि अनामिका के माता पिता जो है वो गांधी के थाने की पुलिस जो है उसके विरुद्ध जो है वो शिकायत कर रहे हैं। और मीडिया में आकर उन्होंने साफ तौर पे गंभीर आरोप लगाया है गांधी मैदान पुलिस के ऊपर कि इस केस का अनुसंधान सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। जहाँ तक बात है पुलिस की, तब पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई वर्जन नहीं दिया। अमित, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर पुलिसकर्मी कब तक एक्शन लेंगे? एक की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी अन्य की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। कब तक इस एक्शन को लिया जाएगा? कब आगे की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब जब हम जानना चाहते हैं, जब पटना पुलिस के जो अधिकारी हैं, आला अफसरान हैं, या फिर हम गांधी मैदान एसएचओ की बात कर ले, उनसे जब बात करना चाहते हैं तो वो इस मामले में कुछ भी बोलने को फिलहाल राजी नहीं है। कल हम गांधी मैदान थाना गए थे इस मामले को लेकर एसएचओ से बात करने, तो साफ तौर पे कहा गया कि अभी एसएचओ जो है वो दूसरे काम में व्यस्त है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इस मामले में जो पटना पुलिस की कार्यशैली है, गांधी मैदान थाने की खासतौर पे जो कार्यशैली है, वो सवालों के घेरे में है और इसी से बचना चाहती है पुलिस। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद पटना के गर्ल्स हॉस्टल विवाद में है, जिसको लेकर समाज कल्याण विभाग भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की इकाई महिला आयोग ने रिपोर्ट मांगी है और उसी का इंतजार हम कर रहे हैं। घटना का जांच हो रहा है और इसमें हमको लगता है कि थोड़ा तेज़ी लाना होगा। पुलिस अब तक जो है सही जगह पर नहीं पहुंच पाई है और सप्ताह भर से ज़्यादा हो चुका है, तो अब इसमें तेज़ी लावे और जल्द से जल्द जो है इस घटना का जो भी दोषी है वहां तक पहुंचे। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ही महिला आयोग है, उसने स्वयं भी संज्ञान लेते हुए यहाँ के डीएम को पत्र लिख करके और सारा वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा है। और एक बात तो हम कह रहे हैं, बढ़ते अगली खबर की ओर। वैशाली से बड़ी खबर आ रही है। गोलीबारी से दहल उठा है हाजीपुर। दो पक्ष के बीच विवाद में गोली चली और विवाद को लेकर जमकर पत्थरबाजी हुई है। दोनों तरफ से 5 लोग जख्मी हुए हैं। मौके पर 3 खोखा बरामद हुआ है। दर्जनों राउंड फायरिंग की गई है। कोनहारा घाट इलाके की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वैशाली से, जहां गोलीबारी से पूरा हाजीपुर दहल उठा है। दो पक्ष के बीच विवाद में गोली चली है और विवाद को लेकर जमकर पत्थरबाजी तक हुई। 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको न्यूज 18 दिखा रहा है। वैशाली से बड़ी खबर है। लाल घेरे में आप देखिए, गोली की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी और लोगों की तरफ से हो रही पत्थरबाजी की तस्वीरें भी ये कैद हुई है, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। दो पक्षों के बीच विवाद में गोली चली है। 3 खोखा मौके से बरामद किए गए हैं और 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों राउंड फायरिंग की गई है। कोनहारा घाट इलाके की ये घटना बताई जा रही है। बढ़ते आगे, औरंगाबाद में एक झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में एक 45 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। ये मामला कुटुंबा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार गोवास गांव के रहने वाले अशोक नाम के व्यक्ति ने तबियत खराब होने पर एक झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाया, जिसके बाद उनकी तबियत और भी ज्यादा बिगड़ गई और कुछ ही समय के बाद उनकी मौत हो गई। आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर उपेंद्र के गलत इलाज की वजह से ही अशोक की मौत हुई है, जिसके बाद उनके परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टर उपेंद्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दवाई रिजेक्शन किया, सुई रिजेक्शन किया, गलत इलाज का कारण है ना। हाँ सर। कब लाया गया था हॉस्पिटल में इनको? सवेरे तो 7 बजे जांच किए किन्हीं का, उस समय सब बोर्ड हटा के भाग जाते हैं। फिर जांच करेंगे उनको। बिना निबंधन के जो क्लिनिक चल रहा है बंद करके भाग जाते, कोई नहीं रहते हैं। उस पर कार्रवाई की जाएगी। सब जब फिर जाएंगे, वीडियो सब भी गए हैं।
बढ़ते आगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही नितिन नवीन एक्शन मोड में। नितिन नवीन आज पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक करेंगे। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और पूर्व अध्यक्ष के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नितिन नवीन से जुड़ी हुई, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही एक्शन मोड में आ रहे हैं नितिन नवीन आज पार्टी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से इस बैठक को शुरू करने की बात कही गई है। सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। बढ़ते आगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के तहत छपरा पहुंचेंगे और उनके आगमन को लेकर जेडीयू नेताओं में खुशी की लहर है। इस दौरान सीएम जिले को 537 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इनमें सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और कृषि सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास शामिल है। सीएम की इस यात्रा को लेकर जेडीयू विधायक रणधीर सिंह ने इस अवसर पर विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा और ये कहा कि जहां विपक्षी नेता ठंड में दुबके हुए हैं, वहीं नीतीश कुमार अपनी उम्र के बावजूद जनता के बीच सक्रिय रूप से घूम फिर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एक यात्रा लेकर पूरे बिहार का दौरा किए और उस यात्रा में बिहार के हर जिले को करोड़ों का सौगात देने का काम किया। चुनाव जीतने के बाद ठंड के मौसम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर से निकलना भी अभी नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हर जिले में जा रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समृद्धि यात्रा में आज सारण पहुंचे हैं और सारण में पहुंचकर यहां पे आपको बता दें कि लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से यहां पे योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लगभग 85 से 86 करोड़ रुपए के योजनाओं का वो उद्घाटन भी करने वाले हैं। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये जरा देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जीविका दीदियां हैं, वो यहाँ पे पहुंची हैं। और खास बात ये है कि यहाँ पे समृद्धि यात्रा के दौरान जो नीतीश कुमार हैं वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और योजनाओं का तो उद्घाटन कर ही रहे हैं, साथ साथ देख रहे हैं कि जो योजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई है या किस तरह पूरी हो रही है, इसका भी जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। और नीतीश जी को सुनने के लिए, हाँ, उनका भाषण सुनने के लिए आए हैं। अच्छा, कितना मतलब लगता है कि जीविका दीदियां के लिए उन्होंने किया है? बहुत कुछ किए हैं लोग। तिजारपुर पंचायत से नीतीश जी के सुनने खातिर? हाँ, नीतीश जी के भाषण सुनने के लिए। नीतीश जी के क्या लगता है कि कितना लोग कैसे बने? नीतीश जी बहुत कुछ पहले बारे, हाँ, बहुत कुछ कर दिले बारे, कोनो ऐसे नहीं थे। कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से लगातार चुनाव के दौरान में जो वादे किए वो पूरे किए। तमाम महिलाओं को जो है 10,000 रुपए से ज्यादा कर दिया, जो महिलाओं के समृद्धि के लिए सबसे बड़ा योगदान रहा। आज समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार यहाँ पहुँच रहे हैं सारण और योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो इसमें भागीदारी ले रही हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 सारण। बढ़ते आगे, दरभंगा में स्कूल वैन से ड्राइवर की लापरवाही के कारण एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। ये मामला सदर थाना क्षेत्र के लोआम गांव का है। जानकारी के अनुसार अमन एकेडमी स्कूल का वैन 6 छात्रों को लेकर घर छोड़ने जा रहा था और तभी सीता पेट्रोल पंप के पास टर्न लेते हुए एक छात्र बस से नीचे गिर गया, जहां उसके सिर पर गंभीर चोट आई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस का गेट टूटा हुआ था, जिसकी वजह से छात्र नीचे गिर गया। छात्र की मौत के बाद वैन का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। स्थानीय लोगों ने बस में सवार बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने बार-बार स्कूल में फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब तक नहीं दिया, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर जबरदस्त हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर लोगों को शांत कराया और इस मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही फरार ड्राइवर की भी तलाश की जा रही है। कि अगर ब्रेक मारिए यहाँ तो वहाँ जाकर रुक, ना इसमें इंश्योरेंस है, ना इस गाड़ी का सही से पेंट हुआ इमरजेंसी नंबर तक नहीं लिखा हुआ है उस गाड़ी पे। ये गाड़ी जब अचानक टर्न लिया तो गाड़ी खुली हुई थी, ये बच्चा फेंका गया एक बच्चा, वो अचानक रोड पे गिरा, सर में चोट लगा, बच्चा उसी टाइम रिस्पॉन्स बंद हो गया। बच्चा स्कूल के भान से ही टकराने की बात बता रहा है कि गिर गया, कि गेट खुलने से गेट गिर गया, उससे मृत्यु होने की बात बताई जा रही है। 2-3 बच्चा और गिरा था जिसको हल्का चोट आई थी,
उसके बाद कौन से स्कूल के वैन था? अमन एकेडमी। दरभंगा के लोआम में स्कूली बस से गिरकर बच्चे की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। स्कूली बसों के सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठने लगे हैं और इसी बीच मोतिहारी में स्कूली बसों की पड़ताल के दौरान जांच में सामने आया कि कई बड़े स्कूलों में बसों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बसों में गेट पर शीशे लगाए गए हैं। बच्चों की निगरानी के लिए शिक्षक मौजूद रहते हैं। सभी सुरक्षा इंतजामों के बाद ही बस को चलाया जाता है। लगातार स्कूली बसों के हादसे की खबरें आ रही है। वैसी स्थिति में दरभंगा में भी एक बच्चे की जान चली गई है। स्कूली बच्चे की जो स्कूली वैन है उसमें देखिए स्कूली बच्चे की क्या हालात है और क्या मानक है, इस मानक को हम दिखा रहे हैं। देखिए बच्चे हैं, पूरी सेफ्टी है, जो शीशे हैं पूरे लगे हुए हैं और वैसी स्थिति में पूरा मानक का प्रयोग जरूर किया जा रहा है ताकि कोई हादसा बड़ा नहीं हो। कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा शीशा बंद करके जी सब शीशा पूरा पैक करके स्कूली बच्चे परेशान भी करते हैं? नहीं सर, नहीं बच्चा है बहुत हम लोग का। कैसे ले आते हैं? पूरा शीशा बंद, शीशा पूरा पैक करके लेकर आते हैं। कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है सर। कई जब हादसा हो जाता है, बच्चा गिर जाता है, इस तरह से आप लोग कैसे? नहीं सर, उस तरह का नहीं, हम लोग उस तरह का ड्राइव भी नहीं करते हैं। हाँ। 18 बसें जरूर स्कूलों में चलती हैं, लेकिन कई जो स्कूल हैं वो अच्छे बसें का प्रयोग करते हैं और बच्चों को के साथ सेफ्टी रखना भी एक जरूरी है। और इसी को लेकर मोतिहारी के कई स्कूलों में जो है मानक का प्रयोग, मानक जरूर है, उस मानक के अनुसार जो है जो बसें का परिचालन हो रहा है। देखिए भले ही कागजातों में गड़बड़ी जरूर है, लेकिन जो बसें हैं वो पूरी शीशे लगा के गेट को बंद करके और उसमें एक शिक्षक भी तैनात रहते हैं ताकि बच्चों की जो बदमाशी है उसको भी देख सके, बच्चे उछल कूद ना कर सके, कोई बड़ा हादसा ना हो, इसका विशेष रूप से ख्याल वैसे स्कूल कर रहे हैं जो बड़े स्कूल हैं, वो मानक का जरूर प्रयोग करते हैं। उनिश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। और आइए अब आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। खबर रोहतास से आई है, जहां डालमिया नगर के एक स्कूल के बच्चे ने झाड़ी से एक सांप को पकड़ लिया और उसे अपने बैग में लेकर घूमता रहा। बच्चे के बैग में सांप लेकर घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये स्कूली बच्चे मॉडल स्कूल डालमिया नगर के छात्र हैं और छात्र ने ये बताया कि स्कूल के पीछे सांप को कुछ बच्चे पत्थर मार रहे थे। इस देख सांप को बचाने की नीयत से छात्र ने उसे लकड़ी की मदद से उठाकर अपने बैग में रख लिया। उसने कहा कि इसे अपने जानकर स्नेक एक्सपर्ट को देगा और जो इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ देंगे। इस दौरान वीडियो बना लिया गया जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। लोग इसे देखकर हैरान हो गए हैं कि आखिर कैसे इस बच्चे ने इस सांप को अपने बैग में कैद कर लिया उसकी जान को बचाने के लिए।